चाहें तो मास्क निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भूषण सोनी है, मैं झाबुआ जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन BCA में दिल्ली इंडिया विश्वविद्यालय से संपूर्ण किया तथा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MCA में राजीव गांधी विश्वविद्यालय से किया तथा वर्तमान में मैं ZBSoft LLP में PHP डेवलपर के पद पर कार्यरत हूँ, साथ ही PSC की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। सेकेंड? यस सर। और फर्स्ट कब दिया था आपने? सर फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2018 में दिया। हाँ मिल गया। तो उसमें क्या दिक्कत हुई थी आपको, कहाँ पे कौन सी स्टेज में बैठ गया था? सर चूँकि वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं था PSC में, उस कारण से मेरे मेंस और इंटरव्यू में कुछ अंक कम होने के कारण मुझे पद की प्राप्ति नहीं हो पाई। मतलब आपने इंटरव्यू दिया है? यस। अच्छी बात। अच्छा, आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ मेरे टीचर्स तथा फैमिली मेम्बर्स की नज़र में, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही एक मोटिवेशन दिया कि मुझे एक बार इस फील्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक बार इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। और जब मैं कॉलेज लेवल पर आया तब मुझे इस फील्ड के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और मैंने इस फील्ड के बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कई सारी फील्डों का समावेश है तथा जो मेरा टेक्निकल नॉलेज है वो बेहतर यहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है। इस कारण से मैंने PSC की फील्ड को चुना। जैसे कि आपने कहा कि आपको बचपन से कहा गया है कि आप ऐसे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बचपन से आपको एक छोटा सा बीज डाल के उसको बोया गया है और जो बड़े होते होते क्या है वो आपके दिमाग में भी आ ही गया? नहीं सर, मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो पेरेंट्स का काम है बच्चों को एक राह दिखाना, तो उस राह पर चलना है न चलना बच्चों का डिसीजन है। और मेरा फील्ड PSC के साथ साथ कंप्यूटर पर भी था, इसलिए मैंने MCA का भी टेक्नोलॉजी गेन किया ताकि मेरा एक केवल PSC की तरफ ही रुझान न हो, एक बैकअप के रूप में MCA की तरह टेक्निकल नॉलेज भी मेरे पास हो। आप PHP डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं? Yes, कहाँ पे? सर मेरी कंपनी का नाम ZBSoft LLP है, ये इंदौर में स्थित है। इंदौर में स्थित है। अच्छा, आपके HR कौन है भाई? सर वर्तमान में मेरे HR स्वाति में है। अच्छा, और जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके चेयरमैन कौन है? सर उस कंपनी के चेयरमैन हनी त्रिवेदी हैं। हनी त्रिवेदी। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका लास्ट गूगल सर्च क्या था? सर अगर मैं लास्ट गूगल सर्च की बात की जाए तो मैंने गूगल सर्च में जो लेटेस्ट की न्यूज़ चल रही है उनके बारे में सर्च किया। किसकी न्यूज़? जो करंट की न्यूज़ चल रही है, करंट की न्यूज़ से चल रही है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है एनिमे देखना, क्रिकेट खेलना देखना, साथ ही चित्रकला। साथ ही चित्रकला। अच्छा, किस प्रकार के एनिमे देखना पसंद करते हैं? सर मेरा ऐसा कोई फेवरेट जॉनर नहीं है, मोस्टली एनिमे जिस भी टाइप का होता है जो फनी हो, एंटरटेनिंग हो, जो मुझे तनाव मुक्त रखे, उसे मैं देखना प्रेफरेंस करता हूँ। अच्छा, तो एनीमे में एक ऐसा कैरेक्टर, 3 ऐसे कैरेक्टर के नाम बताइए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि एनीमे जहाँ तक मैं जानता हूँ उनमें जो चित्रात्मक जिस प्रकार से उनको दिखाया जाता है वो रियल दुनिया से मिलता जुलता होता है, तो जाहिर सी बात उससे सीख भी मिलती है। तो 3 ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हैं। सर अगर एनिमे की कैरेक्टर्स की बात की जाए तो एक कैरेक्टर है नारुतो, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है नारुतो शिपुडेन सीरीज तथा नारुतो सीरीज के। उन्हें बचपन में अपने माता पिता के बारे में ज्ञात नहीं था तथा जो भी उनके विलेज जिस गांव में वे रहते थे वहाँ पर उन्होंने सबने उनका तिरस्कार किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गाँव के प्रति नफरत या हिंसा की भावना न अपनाकर अपने आप को मोटिवेट किया और उस गाँव का सबसे बेस्ट लीडर के रूप में अपने आप को बढ़ावा दिया। और साथ ही अगर मुझे 3 केवल कैरेक्टर्स के नाम बता दीजिए। कैरेक्टर्स के नाम बताएं तो पहला कैरेक्टर सर नारुतो, दूसरा सर आस्था है जो कि ब्लैक क्लोवर है, एनिमे से संबंधित है, और थर्ड कैरेक्टर की बात सासुके जो भी नारुतो शिपुडेन सीरीज के उचिहा। यस सर। अच्छा, आप झाबुआ में रहते हैं? यस सर। कौन है कलेक्टर वहाँ पे? सर वर्तमान में झाबुआ के कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा जी। सोमेश मिश्रा। पुलिस अधीक्षक कौन है? सर पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता। आशुतोष गुप्ता। यस सर। ठीक है। अच्छा, आपके झाबुआ में कौन कौन सी विधानसभा सीटें लगती हैं? कौन कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं? सर झाबुआ में 6 विधानसभा सीट है, झाबुआ राजपूत दोनों जिले की। अगर प्रॉपर झाबुआ की बात की जाए तो झाबुआ में झाबुआ, थानला, पेटलावत और राणापुर विधानसभा सीट। विधानसभा कौन कौन विधायक हैं सर? झाबुआ के विधायक श्री कांतिलाल भूरिया, पेटलावत के विधायक वाल सिंह मेड़ा और थानला के विधायक सर वीर सिंह, सॉरी सर मैं नाम कॉल कर रहा हूँ। अच्छा,
कार्मिक प्रशासन क्या होता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। सर, राजनीति में आप कभी सक्रिय होना चाहें तो होंगे? सर, मेरा अभी ऐसा कोई एम नहीं है राजनीति की ओर जो मुझे अग्रसर करे। वर्तमान में जो मेरा एम है वो प्रशासनिक सेवा में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन देना है। जो भी मेरा नॉलेज है, चाहे तकनीकी हो या फिर जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस फील्ड में रिलेटेड, जो उस फील्ड को आगे बढ़ाने में काम सहायक हो, उसमें मेरा फोकस है। आपको जब आप मान लीजिए आप एसडीएम हैं, तब जो लोकल पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ के, वो आपकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? सर, अगर एसडीएम के रहते हुए अगर कोई भी सिचुएशन आती है, सपोज अगर गांव में सूखा हो गया या गांव वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं या पेयजल की समस्या पे गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोकल लीडर्स होते हैं वो निश्चित रूप पर एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि एसडीएम मुख्यतः उस जिले का नहीं होता है जिस जिले में वो पदस्थ होता है। तो ऐसे में लोकल लीडर जो उस जिले के क्षेत्र को, मतलब जो क्षेत्र के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं तथा उन लीडर्स को उन क्षेत्र लोगों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर लोकल लीडर और एसडीएम का साथ में मतलब एक कार्य को संपन्न करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से वो उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। तो किसी लोक सेवक का किसी जन सेवक के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना जरूरी है? सर, अगर इससे प्रशासन को सहायता मिलती है, न्याय व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायता मिलती है, तो इसमें कोई परहेज नहीं है। हालांकि अगर पर्सनल लेवल पर अगर मित्रता हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रशासनिक कार्रवाई कर्मचारी रहते हुए उस पार्टी, उस लीडर की जो विचारधारा उससे ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाए तो ये निश्चित रूप से हानिकारक है। अच्छा, आपको मान लीजिए एक जगह की एसडीएम है, वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, उन्होंने कहा कि सर ये काम होना चाहिए और काम ऐसा है कि वो इलीगल है, तो क्या वो काम होगा? एक तो वो आपके मित्र, ऊपर से एक पॉलिटिशियन, ठीक है, क्या वो काम होगा? सर, अगर वो कार्य गैर कानूनी है तो निश्चित रूप से मैं उस कार्य को करने की कोई भी सहायता उन्हें नहीं करूँगा तथा उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर दूंगा, क्योंकि ये कार्य इलीगल है तथा इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा दायित्व है कि जो भी कार्य प्रशासन के लिए लाभदायक हो उसे ही करूँ, न कि इलीगल एक्टिविटी करूँ, अपनी मित्रता या संबंध को ध्यान में रखकर। क्या किसी नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है? संविधान में ऐसी कहीं कोई व्याख्या नहीं है कि किसी नेता को या किसी व्यक्ति को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसलिए सामान्य रूप से देखा गया है कि अनपढ़ लोग भी नेता का चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि ये जो नेता है, ये जो हमारे यहाँ जो नेता चल रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। वो अनपढ़ नेता आते हैं, कुछ भी चीज़ बना के चले जाते हैं, योजना बना के चले जाते हैं। तो इस चीज़ में आपकी क्या राय है कि नेता का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है तो है क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? सर, अगर देखा जाए तो नेताओं का पढ़ा लिखा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, एक ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है तथा जो अनपढ़ नेता होते हैं वो काफ़ी पुरानी पीढ़ी की पुरानी सोच को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाते हैं। वहीं अगर एक पढ़ा लिखा नेता होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा व्यापक नॉलेज होगा उस फील्ड का भी जिसमें वो कार्य कर रहा है। साथ ही वो नई नई योजनाएं तथा नवाचार लेकर आएंगे, जो भी नई क्रांति या जो भी नए विचार उस फील्ड में या जो भी लोक प्रशासन से संबंधित प्रशासन से संबंधित जन नीति बनाने में नए नए नवाचार लेकर आएंगे। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना एक हद तक जरूरी है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो केवल ही पढ़ा लिखा हो। उसे जनता का भी ध्यान रखना चाहिए, उसे जनता की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जनता की भावनाओं का सम्मान कौन कर सकता है, पढ़ा लिखा नेता है कि ये अनपढ़? जनता की भावना का सम्मान वो ही कर सकता है जिसके मन में जनता के प्रति सहानुभूति के विचार हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अच्छा, मान लो कभी ऐसा होता कि भाई आप एसडीएम बने, और एसडीएम बहुत ही अच्छी पोस्ट है, चुनौती वाली है, जितने विद्यार्थी आते बोलते हैं ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, मुझे करना है। आपका भी ये बोलना होगा, चूँकि आप एसडीएम बन चुके हैं और ऐसी जगह पोस्टिंग होती है जहाँ आपके लिए लक्ष्य बहुत ही बड़ा दिया गया है। किसी ऐसी तहसील में आप, उपखंड में आप, जिले में आप हैं जहाँ लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, समस्याएं बहुत सारी हैं, और आपकी सहायता के लिए बहुत से अधिकारी दिए गए होंगे। आपका जिनका एनटी होंगे, एटी होंगे या पटवारी होंगे और भी बहुत सारे होंगे, आपका एलडीसी होगा या आपके हो सकते पीए वगैरह मिल जाए।
कोई और ऑफिस के स्टाफ आपका होगा। जैसे ही आप वहाँ जाते हैं आप देखते हैं कि ये कुछ कमियां हैं वहाँ पर, स्टाफ में ही आपके एक दो स्टाफ नहीं है, या फिर संभव है कि ये स्टाफ तो है लेकिन स्टाफ योग्य नहीं है। वो जो LDC उसे उतनी अच्छी टाइपिंग नहीं आती है। जो कंप्यूटर वाला है तो वो एक तो कंप्यूटर पुराना है, घिसा बैठा है, और जो कंप्यूटर वाला है उसको भी पूरा नहीं आता है। चाहे जितने एम्प्लॉयज़ हैं पूरे वहाँ कमज़ोर हैं। तो मतलब उनको ये कह जाए कि अप टू दी मार्क नहीं है वो, अप टू दी लेवल नहीं है वो। तो वहाँ जाने के बाद में आपका पहला कार्य क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद मेरा पहला कार्य अपने स्टाफ से परिचय करना होगा तथा उनकी योग्यताओं तथा जो भी वो पद पे कार्यरत है उसके बारे में जानकारी लेना होगा। उसके पश्चात उनकी योग्यताओं का परीक्षण, जो भी कार्य मुझे मिलेगा उसके अनुसार उनकी योग्यता का परीक्षण भी हो जाएगा। इसके पश्चात मुझे प्राप्त हो जानकारी होगी कि ये एम्प्लॉय इस कार्य को करने में सक्षम है तथा ये इनमें कुछ त्रुटियाँ हैं। तो ऐसे में जो एम्प्लॉय कमज़ोर है उन पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा ताकि वो उस फील्ड में जिस भी पद पर वो कार्य थे, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो या LDC हो या मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो या अन्य नायब तहसीलदार हो या पटवारी हो, अगर वो उस फील्ड में वीक है तो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ ज़्यादा रहेगा ताकि वो, क्योंकि उनका पद एक काफ़ी बड़ा है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, लोक सेवक है। तो ऐसे में मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी यही होगी कि पहले मैं उन्हें उस पद के योग्य बनाऊँ तथा उनमें जो जो भी कमियाँ उसे दूर करने का प्रयास करूँ। अच्छा, एक काम तो ये होगा कि आप उनको अभी योग बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को लिखें कि अभी यहाँ योग अधिकारी भेजे जाएँ, तो ये काम भी हो सकता है पूरा हो। ये नहीं करेंगे आप? सर, एक अधिकारी की योग्यता योग्य अधिकारी के साथ काम करके अच्छा रिजल्ट देने में नहीं है, तो अयोग्य अधिकारी को योग्य बनाकर अच्छा रिजल्ट देने में मैं मानता हूँ। अच्छा, कि आप बात कर रहे थे कि आपके मित्र जो पॉलिटिशियन है आप उनका कार्य करने से मना कर देते हैं, यहाँ तक ठीक है। जैसे आपके ऊपर कोई अधिकारी जो है, अधिकारी जो वर्ग है आपके ऊपर जो कार्य कर रहा है, अब वो आपके ऊपर प्रेशर करता है कि आपको ये कार्य करना ही है, तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? सर, क्योंकि ये कार्य अमान्य है तथा एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि मैं अपने पद का दुरुपयोग करके उस कार्य को करूँगा, तो इसलिए मैं इस कार्य को करने से मना कर दूँगा। क्योंकि PSC तथा संविधान ने मुझे एक संरक्षण प्रदान किया हुआ है लोक अधिकारी के रूप में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तबादला ही हो सकता है, लेकिन मेरी ईमानदारी तथा जो मेरी छवि है एक स्वच्छ अधिकारी के रूप में वो मेंटेन रहेगी तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने में मेरी भूमिका रहेगी। अब मान लीजिए आपका तबादले पे बात आ जाती है, तबादला आपकी ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर हर कोई जाने से डरता है। मान लीजिए आज अभी नॉर्मल है हम, तो आपको जैसे क्या बोलते हैं, बालाघाट हो गया या फिर छिंदवाड़ा हो गया, यहाँ के आदिवासी एरिया में भेजा जा रहा है आपको, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं स्वयं ही एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ऐसे में जो समस्या है यहाँ के आदिवासियों की, वही समस्या मेरा मानना ऐसा है कि बालाघाट के भी आदिवासियों की हो सकती है। तो मैं उनसे एक निश्चित रूप से अच्छा तालमेल बैठा सकता हूँ, तो जो भी वहाँ पर सिचुएशन होगी, जैसी भी होगी, जो भी उनकी सिचुएशन की डिमांड होगी, उसे फुलफिल कर अपनी ड्यूटी करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, मतलब जो समस्याएं आपके यहाँ के आदिवासियों की हैं, और देखा जाए तो हर जगह के आदिवासियों की वही समस्या होंगी। तो एक आदिवासी और रहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का, जहाँ पर लोग जाने से बहुत डरते हैं, तो उनकी ऐसी कौन सी समस्याएं होंगी जो आपके यहाँ के आदिवासियों की समस्याएं नहीं हैं? क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की जो मुख्य भूमि से उससे काफ़ी कटा हुआ है तथा वहाँ पर जो जनजाति है वे काफ़ी पिछड़ी हुई जनजाति है, जो विकास की धारा से काफ़ी ज़्यादा मुखर है। वहाँ पर सरकार के द्वारा भी इन्हें मतलब प्राचीन जातियों में स्थगित मतलब स्थान दिया गया तथा इनका संरक्षण सरकार कर रही है, क्योंकि वहाँ पर अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा इन द्वीप समूह का यूज मोस्टली मिलिट्री बेसिस को बनाने में तथा भारत का जो सामरिक महत्व है उसे ध्यान में रखकर किया गया। तो ऐसे में इन जातियों की जो प्रमुख समस्या है वो है वर्तमान का जो मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि अगर यहाँ झाबा की जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पर जनजाति के पास सड़क है, गाड़ियाँ हैं, खेती करने के लिए साधन है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, वो सारे साधन वहाँ पर जो जनजाति है उन्हें उपलब्ध नहीं है। इस कारण से वो आज भी गवर्नमेंट वो देना चाहती है उनके लिए, वो लेते नहीं है, विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई तथा समाज से कटी हुई जनजातियाँ हैं। उनके जो भी जितने भी वहाँ पर विरोध करने का मुख्य कारण क्या है? विरोध करने का जो मुख्य कारण है वो अपनी सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं। वे उनका ऐसा विचार है कि अगर यहाँ पर विकास आया तो उनकी जो संस्कृति है वो नष्ट हो सकती है। चलिए, सभ्यता और संस्कृति क्या है? संस्कृति की बात की जाए तो
किसी भी सभ्यता या किसी भी इतिहास की जो लिखी मतलब जिसका लिखित वर्णन मिल जाए उसे संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता की बात की जाए तो इतिहास में जो भी प्राचीन जीवन शैली थी या जो भी जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, तो इसका जो कि वर्तमान में एक लिखित वर्णन तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे सभ्यता कहा जाए। वही अगर वैदिक की बात की जाए तो ये एक संस्कृति क्योंकि ये पठनीय है, तो जो भी इसका लिखित इतिहास है उसे पढ़ा भी जाना है, वर्तमान में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना है। तो परंपरा और सभ्यता में क्या अंतर हुआ? सर परंपरा एक तरह से रीति है जो इतिहास मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है। वही सभ्यता की बात की जाए तो सभ्यता एक तरह का जीवन कल्चर हो गया कि किस तरह से इस कल्चर को निभाना है, किस तरह रीति को निभाना है, किसी कार्य को करने के। अच्छा, महत्वाकांक्षा क्या होती है? महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति की इच्छा होती है, अति इच्छा कहा जा सकता है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी पद को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, आप पीएम के भाषण सुनते हैं? जैसे जब भी मुझे समय मिलता है या जो भी न्यूज़ में अगर मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ में उस भाषण की कुछ क्लिप्स दी हुई है तो मैं उसे सुनने का प्रयास करता हूँ। तो आपके अंदर कभी ये अति इच्छा नहीं हुई कि आप उस जगह पर खड़े होकर भाषण दें? जैसे मेरा ये वर्तमान में इच्छा है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने की, तथा मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस लेवल का प्रशासनिक अधिकारी बनूँ जो पीएम को एडवाइस दे। अच्छा, ये अभी कहा आपने भ्रष्टाचार एक प्रश्न हुआ था और कहा था कि आप नहीं करेंगे, यस सर। लेकिन समाज में चारों ओर हो रहा है ये। यस सर। आज क्या है, जो भ्रष्टाचार है समाज इसे आकंठ डूबा हुआ है। पर एक बात है कि इसको मिटाए बगैर देश का विकास नहीं होगा। तो मुझे आप बताएं कि करप्शन को मिटाना है तो सबसे बेस्ट, सबसे सूटेबल कौन सा उपाय होगा जो आपके हिसाब से एक ही उपाय होना है? सर करप्शन को मिटाने का जो वर्तमान में मेरे ख्याल से उपाय है वो है परिवार में एक जागरूकता को लाना, क्योंकि वर्तमान में जो करप्शन है उसका समाजीकरण हो चुका है। समाज में अगर कोई व्यक्ति का जो पद है वो आर्थिक आधार पर निर्भर करता है, तो इस आर्थिक आधार पर उसकी निर्भरता के कारण उसके भ्रष्टाचार को एक तरह से नगण्य या उस पर मिट्टी फेर दी जाए। तो ऐसे में जो इसका एक्सेप्टेंस है उसे दूर करने के लिए सबसे प्रमुख जो कार्य करने जा रही है वो चाहिए परिवार को। अच्छा, ये एक शब्द सुना होगा आपने, अंतरात्मा, पढ़ा होगा आपने, कहीं पढ़ा आपने? जी सर। कहाँ पढ़ा है? सर ये मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पेपर नीति शास्त्र में आते दिया हैं। गया। तो ये अंतरात्मा क्या होती है? सर अंतरात्मा एक तरह से अंदर की आवाज़ है जो किसी भी व्यक्ति को सही या गलत कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर वो गलत कार्य करता अच्छा, अंदर की आवाज़ है, अंदर से कोई लगा हुआ रिकॉर्डर जो बोलता है वहाँ से? नहीं सर, एक अनकॉन्शियस माइंड है जो उसे बताता है कि क्या चीज़ सही है तथा क्या चीज़ गलत है। क्या चीज़ सही है क्या गलत है, नहीं? अच्छा, ये आपने प्रकार वहाँ देखा होंगे, ये सही अंतरात्मा है, ये गलत अंतरात्मा है। तो ये जो गलत अंतरात्मा ये क्या होती है? गलत अंतरात्मा से तात्पर्य किसी व्यक्ति का जिसे पता हो कि ये चीज़ गलत है या जो भी ये निर्णय वो ले रहा है ये गलत है, लेकिन किंतु फिर भी उस निर्णय पर उसका अडिग रहना गलत अंतरात्मा की निशानी। यानी उसे ये पता है कि निर्णय गलत है, उसको अड़ा हुआ है ना, वो गलत अंतरात्मा है। यस। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए धर्म क्या होता है? धर्म से आप क्या समझते हैं? जैसा ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, धारित इति धर्म, अर्थात जो भी धारण करने योग्य है वही धर्म है। आप अपने हिसाब से क्या समझते हो? वो तो हो गया ऋग्वेद का। आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं कि धर्म क्या है या धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? सर मेरे अनुसार धर्म वह है जो व्यक्ति को उसके जीवन को व्यतीत करने के लिए उच्च गुणों से युक्त बने, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या अन्य प्रकार का कोई भी धर्म हो। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है? सर हिंदू एक धर्म नहीं अपितु जीवन शैली है। वही अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो ये एक शाश्वत धर्म है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसके अंदर किसी देवता या देव की एक पूजा केवल किसी देवी देवता की पूजा तक ही सीमित नहीं है, अभी तो ये प्रकृति की पूजा के रूप में दर्शाया गया है। इसमें हर व्यक्ति का अपना धर्म है, चाहे वो पुत्र हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, गुरु हो, शिष्य हो या पुजारी ही क्यों। तो ये बताइए मेरे को आप कि ये जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो डिप्टी कलेक्टर का पद है। तो डिप्टी कलेक्टर का जो आपने पोस्ट देखा उसमें आपकी रुचि थी या फिर देख लिए कि चलो यार बन जाते हैं इस टाइप से? नहीं सर, क्योंकि ये राज्य सेवा का सर्वोच्च पद है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, ऐसे में मेरी भी एक महत्वाकांक्षा है कि मुझे सर्वोच्च पद प्राप्त हो, इसलिए मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो डिप्टी कलेक्टर का पद।
चलिए, हमारी कामना है कि आपको आपका वांछित कर्म मिले। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।